सैटरडे और संडे स्पेशल हॉरर स्टोरीज। कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। हु रोट दी सुसाइड नोट, अ हॉरर स्टोरी। कभी कभी कुछ शब्द बस ऐसे ही जीने के लिए काफ़ी होते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है कि हमारा दिमाग चीज़ों को कैसे तरोड़ मरोड़ देता है सिर्फ अपने हिसाब से। बात तब की है जब मैं पहली बार ईला से मिला था डेट के लिए। मुझे लगा कि ईला उतनी क्रेज़ी नहीं थी मिलने को लेकर, लेकिन ये शायद पूरी तरह से सच नहीं था। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रेज़ी होना भी एक अच्छी बात है। राइडिंग, शॉपिंग, डाउन हिल्स, बातें बनाना, ऐसे बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पर वो अनोखी आवाज़ें निकालना, भरी पब्लिक में गाना गाना बिना किसी की परवाह किए। वो बहुत ही भोली और एक आज़ाद चिड़िया जैसी थी, और उसके इसी नेचर की वजह से मैं उससे प्यार करता था। हर कोई अजीब और गरीब हरकतें जो उसके दिमाग में आती थी, हम दोनों साथ ही मिलकर करते थे। उसने मुझे एक व्यक्ति के रूप में खुलने के लिए मजबूर किया और दीवारों और अवरोधों को तोड़ दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास ऐसा भी कुछ है। ये एक संकेत था इस तरह के दूसरे क्रेज़ी लोगों के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो बस यूं ही है। मुझे लगता है कि वो शायद से ही अजीब आवाज़ों को सुन सकती थी, और अगर सुन सकती थी तब भी वो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई खतरे वाली बात थी। उसे कभी भी अजीब से अंदेशों या किसी भी चीज़ पर अमल किया, ये बात थी उसको और लोगों से अलग करती थी। जब उसने हमारी बेटी ऐना को जन्म दिया, मैं उसकी दिमागी हालत की और ज़्यादा सीरियस होकर ज़्यादा केयर करने लगा, क्योंकि ईला को मरे हुए लोग दिखने लगे थे, और साथ साथ उसको ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई है या उसके आसपास कोई है। वो इस बात पर भड़क जाती और गुस्सा करने लगती जब मैं ये कहता कि वो सब कुछ भी रियल नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत बातें की, कुछ रिसर्च भी की, और इसके बाद मुझे लगा कि उसको सिज़ोफ्रेनिया है। वो हमेशा आसपास की आवाज़ों को ही सोचती रहती, और मुझे पता है कि वो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसे कमज़ोर करने लगी थी। अब मैंने सोचा कि उसको इन सब से निकालने की कोशिश की जाए और उसको रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश की जाए, नहीं तो वो धीरे धीरे हमारी बेटी को भी इसी ओर धकेल देगी। ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हम सब के लिए भी अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि ईला को इन सब से निकाला जाए। ऐना को भी ये सब जेनेटिकली मिल गया, उसको भी वही मरे हुए लोग और ऐसी आवाज़ें आती थी जो उसने भी कभी नहीं सुनी थी, और मैं नहीं चाहता था कि वो सब ऐना को भी झेलना पड़े जो ईला झेल रही है। मुझे अच्छे से याद है कि वो हमारी सबसे बुरी लड़ाई थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके साथ वो सब जो हो रहा था वो कितना सच था, जब तक कि मैंने उसको किसी हेल्प के लिए फोर्स नहीं किया। उसने इसके बाद मुझसे कई दिनों तक बात नहीं की, और यहाँ तक कि जब भी वो बात करने की कोशिश करती तो अपनी उस एंजल का रेफरेंस देती जिसको वो हमेशा सुनती थी। अब ये सब डे बाय डे वर्स्ट होता जा रहा था। ये समय की बात है जब ऐना लगभग 9 साल की थी, और अब ईला और मैं काफ़ी टाइम से एक साथ होकर भी नहीं थे। यहाँ तक कि हम एक ही बेडरूम में भी नहीं सोते। एक रात अचानक मेरी बेटी को एक डरावना सपना आया। बजाय ऐना को समझाने के मैं उल्टा ईला पर ही इस बात की लेकर गुस्सा करने लगा कि ईला को ऐना के रूम में नहीं होना चाहिए था। अब मेरे लिए भी बहुत कुछ हो चुका था। हम दोनों की वो अब तक की सबसे बड़ी और बुरी लड़ाई थी। ऐना के रूम में हम एक दूसरे पर चिल्लाए जा रहे थे, एक दूसरे को भला बुरा कहे जाए, चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगे। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी बड़ी होकर कुछ ऐसा ही करे और वो भी किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची थी डिवोर्स लेने के सिवाय।
मैंने उन सब हरकतों की रिकॉर्डिंग रखी हुई थी जिसमें ईला वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी ताकि मुझे ऐना की कस्टडी मिल जाए। ये सब आसान नहीं लग रहा था, लेकिन अब आगे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने ऐना से बात करने की बहुत कोशिश की इस बारे में, लेकिन वो हम दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर बहुत दुखी थी और ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उस रात मुझे एक नोट मिला जब मैं अपनी बेटी को सुलाने उसके कमरे में गया। उसमें मैंने अपने मम्मा और पापा की पिक्चर्स देखी जो वो पहली बार मिले थे जब वो ट्रिप पर गए थे, और उन्होंने उस अपनी ट्रिप को यादगार बना दिया था। और उन फ़ोटोज़ के एकदम बाहर ही वो फ़ोटो ली गई थी जो मेरे पैदा होने के बाद क्लिक की गई थी। उसमें वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, वैसा ही कुछ मैंने आपके साथ किया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। मम्मा पापा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। बस इतना ही था। मैंने अनु को पूछा, बेटा ये सब क्या है? तो उसने हिचकना शुरू कर दिया। मैं बहुत गुस्से में हो गया और मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गया था और मैं उसके ऊपर चिल्ला दिया। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो फिर दोबारा वैसा नहीं करेगी और तब जाकर मैं कुछ शांत हुआ। चिल्लाना ही सभी परेशानियों का हल नहीं है, उल्टा ये सब चीज़ें बिगाड़ देती है। मैंने उसको कहा कि कुछ भी हो या कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और अब आगे वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जो उसको किसी परेशानी में डाल दे। लेकिन वो लगातार मुझे एक ही बात कहते रहे कि वो नोट उसने नहीं लिखी है। तभी मेरे दिमाग में बात आई कि हो ना हो ईला ही है जिसने ये फेक नोट लिखा है, जिससे मुझे गिल्टी फील हो और मैं उसे डिवोर्स देने से रुक जाऊँ। अब बहुत हो गया था और वो औरत जिसके दिमाग पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था, अब वो यहाँ नहीं रह सकती थी। मैं अपने बेडरूम में गया और ज़ोर ज़ोर से पटक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ईला भी वही थी और अपने मुंह पर एक भोलेपन का मास्क लगाए वो अपनी बुक पढ़ रही थी। मैं कैसे उस भोलेपन से नफ़रत कर सकता हूँ जबकि मैं उसके इसी क्रेज़ी थिंग में साथ था। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उस पर ज़ोर से चिल्लाया और वो सुसाइड नोट उसके मुंह पर फेंक कर मारा। मैंने नहीं लिखा है ये, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं लिखा है। बस हम दोनों एक दूसरे को यूं ही ऐसे ही घूरते रहे और एक शांति सी थी चारों ओर। एक अजीब सा डर हम दोनों में ही था। अब अगर ये लेटर ईला ने नहीं लिखा तो फिर किसने? अब हम दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, एक दूसरे को इधर उधर गिराते हुए अपनी बेटी ऐना के रूम की तरफ बढ़ते हैं और उसके रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। ईला, तुम वही हो बेटा? तुम ठीक हो? मेरे पूछने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया और मैंने अपने शोल्डर को दरवाजे पर मारते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अंदर से ऐना के चिल्लाने की आवाज़ें आई और मैंने उसको भरोसा देते हुए कहा, स्वीटी सब ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम घबराओ मत। मैंने ईला की तरफ घूरते हुए देखा लेकिन उसने अपने कंधों को उचकाया। हालांकि वो सही थी। अब ये हमारे बारे में नहीं था, इस बार ये हमारी बच्ची ऐना के बारे में था। मैंने एक बार फिर ये ईला की तरफ घूरते हुए दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, ऐना मैं तुम्हारी मम्मा एक दूसरे से आज भी बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी कि हम दोनों लड़े और बहुत लड़े। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम दरवाज़ा खोल दो प्लीज़ बच्चा, एक बार दरवाज़ा खोल दो। तुम दोनों एक बार फिर से बहुत खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी। अब ये आवाज़ जो ऐना के रूम से आ रही थी वो ऐना की नहीं थी। ये बहुत गहरी और किसी पुराने आदमी की आवाज़ लग रही थी, जैसे कोई सोल्जर जिसने मौत को काफ़ी दफ़ा करीब से देखा हो। और बस इतना कहते ही वो चुप हो गई। अब ये तो समझ आ गया था कि वो एक आदमी की आवाज़ है जो ऐना के रूम से आ रही है। ईला और मैं एक दूसरे को देखने लगे और
इशारों ही इशारों में बातें करने लगी कि क्या किया जाए। अब उसकी आंखों में वो दर्द साफ साफ झलक रहा था जो वो अब तक अकेले झेल रही थी। अब उसने फिर से दरवाजे की तरफ अपना रुख किया। इला ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा मत करो, तुम मेरे एंजल हो और तुम्हें तो हमें बचाना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं, वही दमदार और गहरी आवाज़ में सुनाई पड़ता है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना और मैं अब वही कर रहा हूँ। एना ज़ोर से चिल्लाती है, वो कोई भी हो सकता है। अब मैंने दरवाजे को ज़ोर से मारा और उसमें अपना कंधा दे मारा ताकि दरवाज़ा टूट जाए। अब मैं अपने कंधे की हड्डी में वो दर्द महसूस कर सकता था। मुझे उसके बाद भी अपने दर्द की कोई चिंता नहीं थी, बस मैं एना को बचाना चाहता था। और यही सोचते हुए मैंने अपने दर्द को एक तरफा करते हुए उस दरवाजे पर एक बार ज़ोर से फिर मारा और इस बार दरवाज़ा खुल गया। एना अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक किचन नाइफ उसके हाथ में था। अब बिस्तर पर लाल खून का घेरा हर पल बढ़ता जा रहा था कि रूम में कोई भी नहीं था। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ था। शायद इला मेरे साथ एक घटिया खेल खेल रही थी और शायद वो सब सच था। अपनी बेटी एना की मौत के बाद मैंने और इला ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। उस रात वो वहाँ से चली गई और तब से अब तक ना मैंने उसे देखा और ना कोई बात ही की। मैंने फिर कभी वो आवाज़ दोबारा नहीं सुनी, लेकिन कभी कभी काली अंधेरी रातों में बस एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या इला खुश है?